हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है द्रव्यमान, भार और चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होता है। तो बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से द्रव्यमान, भार और चंद्रमा पर भार में क्या बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती है, अर्थात भार बढ़ता है कि घटता है। और मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए कर्सर क्या बोल रहा है। कर्सर बोल रहा है कि ये कक्षा 9 का विज्ञान है और जो चैप्टर है उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण नामक पाठ से हम लोग आज अध्ययन करेंगे द्रव्यमान के बारे में, भार के बारे में, ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिकों के बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि मैं लगातार चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे से समझाते चला जा रहा हूँ और बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। वो वीडियो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी जानकारी को अपडेट कर रहे हैं। तो आप भी उस वीडियो को देखने से चूकिए नहीं, ज़रूर देखिए, ठीक है। और कोई भी समस्या रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पढ़ना है हम लोगों को द्रव्यमान के बारे में और भार के बारे में। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगाता हूँ द्रव्यमान, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगा देता हूँ द्रव्यमान, ठीक है। हालांकि द्रव्यमान पहले ही आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे, ठीक है। द्रव्यमान और भार, ठीक है, और भार। अब देखिए, इन दोनों टॉपिकों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। अध्ययन एक साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि द्रव्यमान जो चीज़ है वही चीज़ भार है, अर्थात भार जो चीज़ है वही द्रव्यमान है। मतलब उनको द्रव्यमान और भार में कोई अंतर नज़र नहीं आता है, ठीक है। उनको द्रव्यमान और भार में समानता नज़र आती है। उनको लगता है कि द्रव्यमान ही भार है, भार ही द्रव्यमान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। द्रव्यमान अलग है और भार क्या है, अलग है, ठीक है। इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट दिए देता हूँ। द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन भार क्या होता है, बदल जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाता है भार का मान। तो इसलिए द्रव्यमान और भार को हम देखेंगे तो क्या कहेंगे कि द्रव्यमान जो है और भार जो है ये एक दूसरे से समथिंग डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल अलग है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग को बातचीत करना है किसके बारे में? बातचीत करना है द्रव्यमान के बारे में और बातचीत करना है भार के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, ठीक है। चलिए, तो मैं लिखता हूँ द्रव्यमान और बहुत ही अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो समझना है हम लोगों को द्रव्यमान के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि वस्तु में, ठीक है, वस्तु में स्थित, ठीक है, वस्तु में स्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, वस्तु में स्थित पदार्थ की मात्रा, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, इसका मतलब है द्रव्यमान। चलिए लिख देता हूँ, द्रव्यमान कहलाती है, ठीक है, कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है, या फिर से बता दिया हूँ कि वस्तु में स्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है, वस्तु में स्थित पदार्थ की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है या वस्तु का द्रव्यमान होती है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए बात कर लेते हैं हम लोग इस पिंड की, ठीक है, इस पिंड की बात कर लेते हैं। अब ये पिंड जो है ये किसी न किसी चीज़ से मिल करके बना हुआ है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते ये हैं कि हम लोग कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई ना कोई पिंड जो होता है वो भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अगर मेरे हाथ में जो पेन है ये भी बनी हुई है किससे बताइए, प्लास्टिक से बनी हुई है। कुछ इसमें प्लास्टिक वाले मटेरियल हैं, कुछ आप देखेंगे तो कुछ लौह तत्व इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो जो चीज़ों से मिलकर के बनी है वही क्या है बताइए, इसका द्रव्यमान है। तो मैंने आपको वही समझाया है कि अगर कोई आपके पास पिंड है या आपके पास कोई वस्तु है तो ये वह पिंड अथवा वह वस्तु जिन जिन चीज़ों से मिलकर के बना होता है वही उसका क्या होता है बताइए, द्रव्यमान होता है, ठीक है। वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान। ये वही चीज़ लिखा है कि वस्तु में स्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है वह वस्तु का क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। तो अब ये परिभाषा तो बहुत सारे बच्चों ने रट लिया है कि वस्तु के अंदर जो पदार्थ की मात्रा होती है वह उसका द्रव्यमान कहलाती है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ बच्चों को अंगूर का, ठीक है, कि इस तरीके से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि ये अंगूर है, ठीक है, ये अंगूर है। ऐसे बच्चों को समझाया करता हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो चीज़ है वो अंगूर है और अंगूर में आप देखेंगे तो मैंने समझाया है बहुत बार कि अंगूर के अंदर क्या होता है, अंगूर के अंदर गूदा होगा,
ठीक है। फिर क्या होगा बताइए, छिलका होगा अंगूर के अंदर। फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि अंगूर के अंदर उसकी शर्करा होगी, शर्करा माने मिठास होता है। फिर क्या होगा, पानी होगा। तो इतनी सभी चीज़ें होंगी। और बार बार ये समझाता हूँ कि जो अंगूर के अंदर गूदा है, उसका छिलका है, उसका पानी है और उसका शर्करा है, ये सब का सब मिलकर के अंगूर का क्या है बताइए, द्रव्यमान है। मतलब कोई भी वस्तु जिन जिन पदार्थ से मिलकर के बनी होती है, ठीक है, वही उसका द्रव्यमान होता है। और यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि वस्तु में स्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है वही वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को तो बहुत सारे बच्चों ने रट करके याद कर लिया है। ठीक है, अब चलिए मैं एक दूसरी परिभाषा आपको देता हूँ जो आपको और बच्चों से अलग बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको कहेंगे कि ये परिभाषा होता है, तो आप दूसरा भी उनके सामने रख सकते हैं कि नहीं ये भी होता है। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ। देखिए, अब देखिए, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो एक चीज़ आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था याद कीजिए। मैंने पढ़ाया था कि जड़त्व के बारे में, है ना। तो जड़त्व से जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं द्रव्यमान की परिभाषा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जड़त्व। ठीक है, जड़त्व। और जड़त्व के बारे में बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था बताइए। मैंने कहा था कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस वस्तु का, ठीक है, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जड़त्व क्या होता है तो याद कीजिए, मैंने समझाया था कि जड़त्व किसी पदार्थ की वह मतलब जड़त्व जो होता है वो क्या करता है, किसी पदार्थ की स्थिति को बदलने का विरोध करता है, मतलब किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो जड़त्व होता है ये क्या होता है, पदार्थ के, ठीक है, पदार्थ के, ठीक है, अवस्था परिवर्तन का, ठीक है, परिवर्तन का क्या करेगा बताइए, विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। कौन करता है बताइए, जड़त्व। जैसे देखिए, अब मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ पर वस्तु रखी हुई है और इस समय ये चुपचाप ऐसे रखी हुई है, तो ये विरामावस्था में है। ठीक है, तो अब ये जो है विरामावस्था में ही रहना चाहिए, गतिशील अवस्था में आना नहीं चाहेगी। तो आप देखेंगे विरामावस्था में, गतिशील अवस्था में अगर आ जाएगी तो अवस्था इसकी बदल गई, विरामावस्था से किस अवस्था में आ गई, गतिशील अवस्था में आ गई। ठीक है, या ऐसे ही आप देखेंगे कि कोई वस्तु क्या है, गति कर रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है, गतिशील अवस्था में, इसको कोई रोकना चाहे तो ये रुकना नहीं चाहेगी, लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहेगी। तो अब भी ये देखिए, ये भी अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करना चाह रही है, गतिशील अवस्था से विरामावस्था में आना नहीं चाह रही है। तो ये वही चीज़ है जो जड़त्व होता है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगर विरामावस्था में है तो गतिशील अवस्था में नहीं आना चाहेगी, और गतिशील अवस्था में है तो वो विरामावस्था में नहीं आना चाहेगी। तो वही जड़त्व होता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाया था जड़त्व के बारे में। तो ये क्या मैं बोल रहा हूँ, जड़त्व से जोड़ करके द्रव्यमान की परिभाषा निकाला जा सकता है। अब क्या निकाला जा सकता है, चलिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि जो जड़त्व की माप होती है, ठीक है, जड़त्व की माप, इस चीज़ को याद रखेंगे, जड़त्व की मात्रा या जड़त्व की माप, तो माप ही लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जड़त्व की माप, ठीक है, द्रव्यमान कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। तो ये आपको एक परिभाषा और याद रखना है। किसका है परिभाषा बताइए, द्रव्यमान का। मतलब जड़त्व का माप ही द्रव्यमान है। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है, अब ध्यान से देखिए, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, जड़त्व होता है। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जड़त्व में और द्रव्यमान में एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है। मतलब द्रव्यमान ज़्यादा तो जड़त्व ज़्यादा, ठीक है, या जड़त्व ज़्यादा तो द्रव्यमान क्या होना चाहिए बताइए, ज़्यादा होना चाहिए। तो द्रव्यमान के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जड़त्व की जो माप है, मतलब जितना जड़त्व होगा उतना ही क्या होगा बताइए, द्रव्यमान होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जड़त्व की माप ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको द्रव्यमान के बारे में समझा दिया है। अब आइए बढ़ते हैं, द्रव्यमान की कुछ और विशेषताओं को समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं पेन जो है पतला कर लेता हूँ, बहुत ही मोटा चल रहा है ये। अब आइए, तो अब देखिए क्या समझना है कि जो द्रव्यमान है, ठीक है, आपको अब ये समझना है कि जो द्रव्यमान है बच्चों, ये क्या है, ये एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है बताइए, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, वो अदिश कहलाती है। मैंने क्या समझाया कि अदिश में क्या होता है, सिर्फ परिमाण चाहिए। क्या चाहिए बताइए, परिमाण, है ना, परिमाण। कितने बच्चे परिणाम लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, परिणाम नहीं लिखना है, परिमाण लिखना है। सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, किसकी जरूरत नहीं होती बताइए, दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी राशि को आप क्या कहेंगे, तो ऐसी राशि को आप कहेंगे अदिश। चलिए मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ कि ऐसे राशि को कहा जाएगा अदिश। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऐसे राशि को हम कहेंगे अदिश। लेकिन कुछ ऐसी भी राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, परिमाण की तो जरूरत पड़ेगी ही, साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कुछ ऐसी
राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए बताइए, परिमाण तो चाहिए ही चाहिए और दूसरा क्या चीज़ चाहिए बताइए, दिशा भी चाहिए। तो उन राशियों को बच्चों हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको वेक्टर और स्केलर कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलेंगे बताइए, सदिश राशि बोलेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया कि जो द्रव्यमान है वो एक प्रकार की कैसी राशि है, तो आप देखेंगे वो एक प्रकार की अदिश राशि है। अभी अदिश क्या होता है, तो मैंने समझाया कि जो राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ, वो दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश होती है और एक क्या होती है, अदिश होती है। कैसे पहचानेंगे कि ये राशि सदिश है या अदिश है, तो जिस राशि में परिमाण होगा, ठीक है, और दिशा नहीं होगा, मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण है दिशा नहीं है, तो वो क्या है, अदिश है, ठीक है। उसको याद रखना है कि वो क्या है, अदिश है। लेकिन जिस राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, तो वो क्या है बताइए, सदिश है। अब इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं, इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। जबकि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बार बार जो शब्द आ रहा है परिमाण, ये परिमाण क्या होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, ठीक है, आप जॉब में आ गए, ठीक है, जॉब में आ गए, अच्छी सी नौकरी आपकी लग गई, ठीक है, और जॉब में आप आ गए और जॉब में आप क्या हैं, बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे पोस्ट पर हैं, और आप अपने घर पे क्या है, नौकर रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको अचानक से याद आता है अपने ऑफिस में कि मेरा गमला जो है वो बाहर रखा हुआ है, मैं नौकर से कह दूँ कि गमला अंदर रख दे, ठीक है। तो आपने उसको फ़ोन किया और कहा कि एक काम करो, गमले को जहाँ पर रखा हुआ है वहाँ से 10 मीटर दूर रख दो, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने कहा, देखिए चलिए बना ही देता हूँ डायग्राम, कि मान लीजिए कि ये आपका इस तरीके से घर था, है ना, इस तरीके से घर था, और वो गमला कहाँ है, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है। आपने उस नौकर से कहा कि इस गमले को हटा करके 10 मीटर दूर कर दो। तो अब वो नौकर क्या पूछेगा, नौकर को इतना तो पता चल गया कि 10 मीटर दूर रखना है, लेकिन साथ में आपसे ये भी पूछेगा कि सर ये बताइए किस दिशा में रखूँ। तो आप उससे कह दिए कि उत्तर दिशा में रख दो। तो आप क्या देखते हैं कि उत्तर दिशा इधर होती है, पूर्व वाली दिशा इधर होती है, ठीक है, साउथ दक्षिण दिशा इधर होती है और पश्चिम दिशा इधर होती है। तो आपसे नौकर ने पूछा कि सर ये बताइए किस दिशा में रख दें। तो आपने उससे कहा कि 10 मीटर दूर रखो और उत्तर दिशा में रखो। तो वो गमला ला करके, ये वाला गमला, ये जो गमला था उसको उठा करके उसने उत्तर दिशा में यहाँ रख दिया, और ये दूरी कितनी बताइए, 10 मीटर है। तो अब इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि जो ये 10 मीटर है इसी को हम परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, परिमाण। ये हमारा बच्चों जो है परिमाण है, और उसने पूछ ही लिया है कि किस दिशा में रखेंगे, तो हम रखेंगे किस दिशा में बताइए, उत्तर दिशा में, है ना। आपसे उसने पूछा है कि किस दिशा में रखेंगे, तो आपने कहा है कि उत्तर दिशा में रखो। तो उत्तर दिशा में रखेंगे तो यहाँ साथ में क्या आ गई बताइए, दिशा आ गई। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि परिमाण भी इसमें आ गया और क्या आ गया बताइए, दिशा भी आ गया। तो ऐसी राशि कौन सी राशि कहलाएगी, ऐसी राशि कहलाएगी सदिश राशि, क्योंकि परिमाण और दिशा वाली राशि क्या होती है, सदिश। अब ये परिमाण हो गया, दिशा हो गया, मतलब इसमें हमने देखा कि 10 मीटर दूर भी रखना है और दिशा के साथ रखना है। तो ये कौन सी राशि बन गई, तो याद रखिएगा ये फिजिक्स में बन गया विस्थापन। क्या बन गया बताइए, विस्थापन। विस्थापन का मतलब यही होता है, ठीक है। अब तो यहाँ पर विस्थापन जो है, विस्थापन में परिमाण भी हो गया, यानी 10 मीटर दूर पे भी रखना है, और दिशा भी हो गई। तो जो बच्चों विस्थापन है ना, वो कैसी राशि बन जाएगी बताइए, सदिश। कैसी बन जाएगी, सदिश, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमने देखा परिमाण भी मिल गया और क्या मिल गया, दिशा मिल गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक ही जगह पे आपको बहुत ब्रॉड लेवल पे जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप सब कुछ जानें, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऐसे कि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की जरूरत होती है या परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है, वो सदिश है, ठीक है, वो सदिश है। लेकिन जिनमें सिर्फ परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अदिश। अभी इसमें सिर्फ परिमाण ही चाहता है, मतलब परिमाण की जरूरत पड़ती, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये क्या हो जाता है, अदिश हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सदिश और अदिश को हम पहचान सकते हैं। अब देखिए, वही मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान एक प्रकार की कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा उषा नहीं होता है। अब चलिए इसको समझ लेते हैं कि सिर्फ परिमाण कैसे होता है, दिशा कैसे नहीं होता है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलिए देखिए। अब चलिए यहाँ पर हमने मान लिया कि ये कोई पिंड है, ठीक है, ये क्या है, कोई पिंड है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये कोई पिंड है, ठीक है। अब पिंड है तो पिंड का अपना द्रव्यमान होगा, तो इसका मान लेते हैं द्रव्यमान है 20 किलोग्राम, है ना, 20 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो 20 किलोग्राम है, जो आंकिक मान है, ये सिर्फ परिमाण ही है। क्या बताइए, परिमाण है, लेकिन इसमें दिशा उषा नहीं है, इसमें कोई दिशा उषा नहीं है। सिर्फ हमको इतना पता है कि पिंड जो है उसका जो द्रव्यमान है वो 20 किलोग्राम है, मतलब सिर्फ क्या है बताइए, यहाँ पर परिमाण है। तो जो पिंड मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो पिंड है ना, ठीक है, उसमें सिर्फ परिमाण ही है, तो परिमाण होने की वजह से क्या हो जाएगा बताइए, अदिश।
क्या हो जाएगा, अदिश, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या है, परिमाण है, लेकिन दिशा भी होता तो क्या हो जाता, सदिश हो जाता। तो सिर्फ परिमाण होने की वजह से जो द्रव्यमान है वो क्या है, अदिश है। क्यों, क्योंकि पिंड का द्रव्यमान कितना है बताइए, 20 किलोग्राम। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जो द्रव्यमान होता है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में लिख के दिखा ही दिया था, यहाँ पर देखिए दिखा दिया था कि जो द्रव्यमान होता है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, और अभी तक मैंने नहीं कहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अब आपको याद रखना है द्रव्यमान के बारे में कुछ और। चलिए मैं लिख देता हूँ कि द्रव्यमान का जो SI मात्रक है बच्चों, ठीक है, जो SI मात्रक है द्रव्यमान का, जो SI मात्रक है वो SI मात्रक है किलोग्राम। क्या है बताइए, किलोग्राम, जिसको हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये याद रखना है कि द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम है। ठीक है, दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि द्रव्यमान जो होता है वो सर्वत्र समान होता है। ठीक है, सर्वत्र समान होता है। सर्वत्र समान होने का मतलब क्या है, सब जगह द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। जैसे देखिए अगर ये कोई पिंड है और मान लेते हैं कि ये 5 किलोग्राम का है, ठीक है, और ये पिंड इस समय भी पृथ्वी पर है, पृथ्वी माने धरती पर है, ठीक है, और इस पिंड को उठा करके हम चंद्रमा पे पहुंचा देंगे ना, जब मून पे पहुंचा देंगे, यानी जब हम चांद पे पहुंचा देंगे, तब भी ये पिंड कितने ही ग्राम का रहेगा, किलोग्राम का रहेगा बताइए, 5 ही किलोग्राम का रहेगा। ठीक है, तो इस पिंड के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वही आपको समझा रहा हूँ कि जो द्रव्यमान होता है सर्वत्र समान होता है, मतलब कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर याद रखना है कि द्रव्यमान को हम अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर यम से प्रदर्शित करते हैं। आपको तो इतना पता होगा ना कि बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को बी से प्रदर्शित करते हैं, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम द्रव्यमान को बच्चों प्रदर्शित करते हैं, किससे बताइए, स्मॉल यम से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बताया, पहले तो द्रव्यमान के बारे में समझाया, फिर समझाया कि जो द्रव्यमान होता है वो एक प्रकार की अदिश राशि होती है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, और फिर मैंने आपको समझाया कि जो द्रव्यमान है उसको हम अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है द्रव्यमान के बारे में। तो अब द्रव्यमान मैंने आपको समझा दिया कंप्लीट तरीके से। अब आइए बात करते हैं भार के बारे में। चलिए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ फट से, मैंने क्या बताया था। तो मैंने यहाँ पर देखिए बताया था द्रव्यमान के बारे में कि द्रव्यमान वस्तु के अंदर स्थित पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, अब मैंने आपको अंगूर का लेकर उदाहरण समझाया कि इसमें जो भी चीज़ है, गूदा है, छिलका है, शर्करा है, पानी है, वो सब का सब इसका द्रव्यमान है। फिर दूसरा परिभाषा मैंने आपको बताया था कि ये परिभाषा तो सब बच्चे याद करते हैं, ये भी परिभाषा याद रखना है कि जो जड़त्व की माप है वही क्या है बताइए, द्रव्यमान है। और जड़त्व क्या होता है मैंने आपको समझा दिया कि जड़त्व क्या होता है। तो जड़त्व के बारे में मैंने बताया कि जड़त्व जो होता है वो क्या होता है कि कोई अगर पिंड है तो अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, और वही जड़त्व है। अगर वो रुका है तो रुका ही रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलते ही रहना चाहेगा। रुका है तो रुका है तो मतलब विरामावस्था में, विरामावस्था से गति अवस्था में नहीं आना चाहेगा, और चल रहा है मतलब गति कर रहा है, गतिशील अवस्था में है तो रुकना नहीं चाहेगा, विरामावस्था में नहीं आना चाहेगा, मतलब अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ठीक है, विरामा से वो गतिशील अवस्था में नहीं जाना चाहता है, विरोध कर रहा है। ठीक है, गतिशील से विरामावस्था में नहीं आना चाहता है। तो जो गति परिवर्तन क्या बोलते हैं, अवस्था परिवर्तन के विरोध को ही हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, तो अब फिर मैंने आपको दूसरा परिभाषा बताया कि द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उतना ही जड़त्व ज़्यादा होता है, जितना जड़त्व ज़्यादा होता है उतना द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो एक परिभाषा ये भी है, क्या है कि जड़त्व की माप है, ये क्या है, द्रव्यमान है, क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था कि जड़त्व की माप ही द्रव्यमान होती है। अब द्रव्यमान के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि अदिश राशि है। ठीक है, और अदिश सदिश क्या होता है समझा ही दिया हूँ। फिर आपको समझाया हूँ कि द्रव्यमान जो है अदिश है और उसका मात्रक क्या है, किलोग्राम है। SI पद्धति में सब जगह द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, और द्रव्यमान को अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, हम लोग बातचीत करना है हम लोगों को भार के बारे में। भार के बारे में बात करते हैं, और मैं आपको शुरू में ही समझा रहा था कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो भार है और जो द्रव्यमान है वो सेम है, लेकिन द्रव्यमान और भार एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग भार के बारे में बात करते हैं कि भार क्या होता है। तो पहली बात तो इसको हम लिख देते हैं कि भार क्या है। तो भार की परिभाषा चलिए लिख लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं कि भार की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि किसी वस्तु का भार किसी वस्तु का भार वह बल है। ठीक है, वह बल है। याद कीजिए, मैंने पिछले के लेक्चर में बताया भी है कि भार एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे, ठीक है, जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है।
अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ठीक है। ये अब देखिए मैंने आपको क्या समझाया, आप खुद ही महसूस कीजिए कि अगर आप किसी के कंधे पे बैठ जाते हैं तो उसको क्या महसूस होगा। उसको महसूस होगा आपका भार, और वह भार क्या कर रहा होगा, उसके ऊपर बल लगा रहा होगा। ठीक है, उसके ऊपर बल लगा रहा होगा, तो वो आपके बल को सहन करने के लिए अपना बल लगा रहा होगा, ताकि क्या करे, आपके बल को सहन कर सके, आपको भार को सहन कर सके। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम क्या करते हैं, किसी को इस तरीके से मारते हैं, तो क्या हमने अपने हाथ का भार उसके ऊपर दे दिया है ना, तो मतलब क्या किया बताइए, बल लगाया। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जो भार होता है बच्चों, वो एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। भार कुछ और नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बल होता है। ठीक है, बल ही होता है। देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा होगा ना, कि सारे नामों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है। जैसे जल कहिए या नीर कहिए, नीर माने भी पानी होता है, जल माने भी पानी होता है, तो दोनों का मतलब एक है। तो ऐसे यहाँ पर जो भार है ना, वही बल है, या बल ही क्या बताइए, भार है। तो वही चीज़ समझाया गया कि किसी वस्तु का जो भार है, ठीक है, किसी वस्तु का जो भार है वो एक प्रकार का बल है, और वो कैसा बल है, ऐसा बल है जिससे पृथ्वी क्या करती है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और हमें पता भी है, क्या पता है, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो बल है उसका सूत्र होता है, क्या होता है बताइए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, है ना। ये नहीं, बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि बल को हम यप से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल यम से, और त्वरण का मतलब एक्सीलेशन होता है, तो इसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अभी देखिएगा इसमें कुछ चीज़ें और लागू होंगी, उसको ध्यान से समझिएगा। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ देखिए, चलिए देखिए हुआ क्या, ये मान लेते हैं धरती है, समझिएगा इस चीज़ को कि ये धरती है, धरती माने पृथ्वी। ठीक है, ये रही पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी के ऊपर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई है इस तरीके से वस्तु। ठीक है, ये वस्तु है। अब पृथ्वी क्या करेगी बताइए, इस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। कौन सा बल लगा के आकर्षित करेगी, गुरुत्व बल लगा करके आकर्षित करेगी। कौन सा, गुरुत्व बल। और गुरुत्व बल लगा करके आकर्षित करेगी, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि गुरुत्व बल के कारण ही गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। उस गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे लिखेंगे बताइए, स्मॉल जी से लिखेंगे। मैंने क्या समझाया, इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने समझाया कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर मान लेते हैं कि ये कोई पिंड है। अब इस पिंड का हम मान लेते हैं कि जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है। ठीक है, क्योंकि संसार के प्रत्येक पिंड जो होते हैं उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी का द्रव्यमान ना हो। ठीक है, सबका द्रव्यमान है कुछ ना कुछ। तो ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, और मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी धरती जो है वो क्या करेगी, इस पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और जिस बल से अपनी तरफ आकर्षित करेगी उस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। और गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और उस गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण जब उत्पन्न हो जाएगा तो वस्तु क्या होगी, देखिए इस तरीके से आगे बढ़ती हुई पृथ्वी तक चली आएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और उस गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे लिख रहे हैं बताइए, स्मॉल जी से लिख रहे हैं। और यहाँ भी हमने देखा है, क्या देखा है, यहाँ पर भी हमने देखा है कि जो यहाँ पर क्या है, ए है, ये ए भी क्या है, एक प्रकार का त्वरण है। ठीक है, और यहाँ पर जो त्वरण हो रहा है वो उत्पन्न क्या हो रहा है बताइए, गुरुत्वीय त्वरण, और इसको स्मॉल जी से लिख रहे हैं। तो मतलब इस ए को हम हटा देंगे, क्या लिख देंगे, इसके जगह पे स्मॉल जी लिख देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, एफ बराबर यम और गुणा जी करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, जी बन जाएगा। तो एफ बराबर यम और जी बनेगा। अब देखिए, अब क्या है कि चूँकि जो पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ इसको खींच रही है ना, वो बल एक प्रकार का भार ही है। तो भार को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में वेट कहते हैं। तो वेट का पहला अक्षर क्या होगा, डब्लू, तो हम इसको डब्लू से लिख देंगे। मतलब समझा रहे हैं कि इस पिंड को पृथ्वी जब खींच रही है अपनी तरफ, तो ये क्या कर रही है, इस पिंड को जब अपनी तरफ पृथ्वी खींच रही है तो एक बल से खींच रही है, और बल क्या है, एक प्रकार का भार है। तो भार को हम वेट कहते हैं। तो वेट का जो पहला अक्षर डब्लू, उसको हम क्या करेंगे, डब्लू से लिख देंगे, क्योंकि पृथ्वी इस पिंड को अपनी तरफ जिस बल से खींच रही है, तो बल का मतलब यह, वह बल एक प्रकार का भार है, मतलब यही क्या है, एक प्रकार का भार है। इसी को हम डब्लू से लिख देंगे। तो ये बन जाएगा डब्लू बराबर, ये हो जाएगा इस तरीके से यम और ये वाला जी। तो ये देखेंगे आप, तो ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोगों को मिल गया कि इसका सूत्र बताइए, भार का। तो भार यानी डब्लू बराबर क्या होता है, यम और जी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। पढ़ना था भार, तो भार के मैंने बारे में समझाया कि किसी वस्तु का जो भार होता है वो एक प्रकार का बल होता है। अब वो कैसा बल होता है, वह ऐसा बल होता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या करती है पृथ्वी, उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है।
मतलब लिखा है किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। और मैंने समझाया कि जो बल है उसका सूत्र भी है द्रव्यमान गुणे त्वरण। और हम जान ही रहे हैं कि बल को फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसका पहला अक्षर एफ है, तो एफ से लिख देंगे। तो एफ बराबर यम और ए लिखेंगे। ए माने एक्सीलरेशन माने त्वरण और यम माने मास माने द्रव्यमान। तो एफ बराबर यम ए हमें मिल गया। फिर हमने आपको समझाया इस डायग्राम में कि मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर ये पिंड है। अब इस पिंड का अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को हमने इस माध्यम से प्रदर्शित किया है। अब देखिए पृथ्वी क्या करेगी, इस पिंड को अपनी तरफ खींचेगी तो गुरुत्वीय बल लगाएगी, और गुरुत्वीय बल की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, उसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित कर देंगे। तो अब देखिए ये गुरुत्वीय त्वरण है और यहाँ पर भी त्वरण है, तो इसको हम हटा के इस त्वरण को हम क्या करेंगे, इसके जगह पे जी लिख देंगे। और ये एम तो ऐसे ही रहेगा, तो ये एम ऐसे आ गया और ए की जगह क्या हो गया, जी हो गया। अब देखिए ये जो एफ है वो एफ यहाँ वही है, लेकिन यहाँ एफ की जगह क्या हो गया, डब्लू हो गया। अब एफ की जगह डब्लू क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि जो पृथ्वी क्या कर रही है, इस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो एक प्रकार का क्या कर रही है बताइए, बल लगा रही है। और बल ही क्या होता है, भार होता है, ठीक है। तो जब बल ही भार है तो हम भार के लिए क्या लिखते हैं, वेट। वेट का मतलब डब्लू से शुरू करेंगे, तो हम इस बल की जगह डब्लू लिख देंगे। तो ये हो गया डब्लू बराबर एम जी। तो ये हमारे पास सूत्र निकल गया भार का, डब्लू इक्वल टू एम और जी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि भार क्या है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ मात्रक उतरक के बारे में कि मात्रक उतरक क्या होते हैं। चलिए, अब आपको याद रखना है कि जो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो भार है, ठीक है, जो भार है वो एक प्रकार का क्या है बताइए, बल ही है। जो भार है वो एक प्रकार का क्या है, बल ही है। अब बल का मात्रक बता दीजिए, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, तो इसका भी मात्रक क्या होगा बताइए, न्यूटन ही होगा। तो हमने ये समझ लिया कि जो भार होता है, इस भार का मात्रक क्या होता है बताइए, भार का मात्रक न्यूटन ही होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रहना चाहिए कि भार का मात्रक न्यूटन होता है। अब एक फैक्ट और आपको बता देता हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन भार क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर, ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पर, ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों पर जो भार होता है उसमें क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है, भार में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखे देता हूँ कि भिन्न भिन्न स्थानों पर भार में अंतर पाया जाता है, ठीक है, अंतर भार में अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। अब भार में अंतर कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण के कारण भार में अंतर आता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी त्वरण बढ़ने लगता है, गुरुत्वीय त्वरण कभी कभी घटने लगता है, तो भार भी बढ़ता है और घटता है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। और आपको और बता देता हूँ यहाँ पर कि जो भार होती है ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है, ठीक है। कैसी राशि है बताइए, सदिश राशि है। अब भार को सदिश राशि क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भार है वही बल है, और बल एक प्रकार की सदिश राशि होती है, तो भार भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है भार के बारे में, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आप भार को भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं किन्हीं और टॉपिक के ऊपर। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि चंद्रमा पर भार हमारा कितना होगा। अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं तो हमारा चंद्रमा पे जो इसमें यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में भार है, क्या उतना ही भार है होगा, या उससे ज़्यादा हो जाएगा, या उससे कम हो जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा, तो क्या करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और अच्छे से समझते हैं कि चंद्रमा पर भार के साथ क्या होता है, घटता है या बढ़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, ठीक है।